गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपके 9th क्लास में एनसीईआरटी की 2 बुक लगी हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो स्पर्श है, दूसरी संचयन है। और हमने संचयन को सबसे पहले लिया है आपको पढ़ाने के लिए, जिसमें पहला जो चैप्टर था वो हमारा था गिल्लू, जिसको मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी सेकंड चैप्टर स्मृति, जिसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो हैं श्री राम शर्मा। तो देखिए इन्होंने अपने बचपन की एक घटना का वर्णन किया गया है, वह बड़ी ही रोमांचकारी है, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। प्रारंभ यानी कि शुरुआत। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा यानी कि बहुत ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, यानी कि बारिश हो गई थी। इसकी शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी, यानी कि सर्दी और ज़बरदस्त हो गई थी बारिश होने से। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। सायकाल यानी कि शाम के करीब 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने ज़ोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। देखिए ये आपका एक प्रश्न का उत्तर है, यहाँ से आप अंडरलाइन लगा लेंगे। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था, यहाँ तक आप निशान लगा लेंगे। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, यानी कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। जब पिटने का भय दूर हुआ, हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं। ये बड़ी ज़रूरी बात है। देखो पहले, आजकल तो क्या है, फ़ोन का ज़माना है। पहले क्या है, एक दूसरे को जब सूचना देनी होती थी तो हम चिट्ठियाँ लिखकर सूचना दिया करते थे। जाड़े के दिन थे, यानी कि जाड़े यानी कि सर्दी के दिन थे। तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। हवा के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए। कौन? लेखक बता रहा है ये अपनी बातें कि हम किस तरीके से जा रहे थे, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था, यानी कि बहुत गहरा कुआं था वो। उसमें पानी न था, मतलब बिल्कुल सूखा हुआ था। उससे न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं, यानी कि शैतान तो होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। बानर यानी कि बंदर वाली। बानर किसको बोलते हैं? बंदर को। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उचकने का मतलब है ना, मतलब ऊंचा करके देखना, उचकने की सूझी। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका, यानी कि बच्चों की जो शैतानी होती है ना, कि मिट्टी का कुछ बनाया या कंकर पत्थर लिया और डाल दिया। एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है सुनने के लिए। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, यानी कि जब भी हम कोई खाली जगह बोलते हैं तो लौटकर हमारे पास जो आवाज़ आती है। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी।
कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस पुरस्कार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह, यानी कि हिरण का झुंड, हिरणों का जो झुंड होता है उसको मृग समूह बोलते हैं, अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे कहे लगाए। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर है कुएं में झाँक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। यहाँ से आप निशान लगाएंगे और यहाँ तक लगाएंगे फुसकार पर कहे कहे लगाए। ठीक है। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की सी आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। यानी कि हमारी रोजाना की क्या दिनचर्या बन गई, हम रोजाना क्या करते, एक ढेला फेंकते कुएं में, वहाँ से जो आवाज़ आती थी उसको सुनकर मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता था और हमारी ये दिन प्रतिदिन ये आदत हमारी बनती चली गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक यानी कि हिरण का बच्चा। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात उस अब तक स्मरण नहीं, स्मरण यानी कि मुझे की याद नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात यानी कि अचानक, जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मगोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। यानी कि सोचने लगा कि कहाँ चली गई आखिर वो चिट्ठियाँ जो भाई साहब ने दी थी। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कि मतलब मैंने इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करी। और मैं समझती हूँ अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो फिर आप पूछ सकते हैं मुझसे। कुएं की पाट पर बैठे हम लोग रो रहे थे, छोटा भाई धाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा यानी कि उसको बहुत ज़्यादा निराशा होने लगी कि मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मुझे अब पिटना पड़ेगा। पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, यानी कि ज़बरदस्त धुनाई होती, पिटाई होती, धुनाई यानी कि पिटाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था, यानी कि रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देरी हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है कि दिन ढल रहा था, शाम हो रही थी, रात हो रही थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय यानी कि पिटने के डर के कारण और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर लग रही थी। दुधारी तलवार का मतलब होता है दोनों तरफ से धार वाली, 2 धारों वाली तलवार। अब आप लोगों को यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा और जो मैंने एक एक अर्थ आपको बताया है वो भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आप घर पर इसी चैप्टर को फिर से रीड करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे आपको पढ़ाऊँगी।